नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा जो है 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर चल रही है। नवंबर 2025 में शुरू हुई इस आयोग की प्रक्रिया को अब जो है लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इस फैसले का सीधा असर देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड पेंशनर्स पर पड़ेगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों जैसे कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कहना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं रखती। कर्मचारियों की मांग है कि एनपीएस को पूरी तरह खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दोबारा बहाल किया जाए। कर्मचारी क्यों चाहते हैं ओपीएस? पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं? सरकार क्यों इसे लागू करने में आनाकानी कर रही है? तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले कर्मचारी क्यों चाहते हैं ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत और लोन फ्रॉड पर क्या है ताज़ा अपडेट, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में बैंक लॉकर पर बढ़ती चिंता को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो एक प्रमुख एजेंडा समझिए या अगर 51 पेज का मेमोरेंडम भी अगर हम लोग देखें सर, तो उसमें ओपीएस जो है बहुत प्रमुखता से सामने आता हुआ दिख रहा है। और अब तो सर कई कर्मचारी संगठन भी जो है लामबंद होते हुए दिख रहे हैं ओपीएस को लेकर। और एक ताज़ा अपडेट ये दिया गया है कि एनपीएस में जो है मुझे या जितने भी जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे जो है रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए ओपीएस को जो है लागू कीजिए। और क्या है मनजीत सिंह पटेल का नई जो है चेतावनी समझिए, भविष्यवाणी समझिए, समझाइए सर। नहीं, देखिए विशाल, पुरानी पेंशन को लेके हम ये देख रहे हैं कि लंबे वक्त से चीज़ें चली आ रही हैं। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन हो, चाहे डिमांड हो सरकार के सामने हो, केंद्र सरकार के सामने हो, चिट्ठियाँ जो है लगातार जो कर्मचारी संगठन सरकार को लिखते रहे कि साहब ये जो आपकी एनपीएस है उससे काम चलेगा नहीं। और ये काफ़ी जब पुराना मसला हो गया तब सरकार ने अंततः एक कमेटी बनाई टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली, और उस कमेटी को टास्क दिया कि साहब आप एक ऐसी स्कीम लेकर आइए जो एनपीएस और ओपीएस के बीच की एक तरह से स्कीम हो, जो जब आए तो कर्मचारी एकदम से उत्साहित होकर उस स्कीम को चूज़ करें। और कर्मचारियों के अंदर जो एक रिजेंटमेंट, एक जो गुस्सा था कि साहब पेंशन पर जो हमारे पैसे को लेकर जो पेंशन देने की बात है वो नाकाफ़ी है, पुरानी पेंशन लाई जाए। और तब सरकार यूपीएस लेकर आई पिछले साल और यूपीएस को उतार दिया कर्मचारियों के लिए। लेकिन जब यूपीएस आई, जब उसका मसौदा देखा गया, तमाम चीज़ें देखी गई, तो पता चला कि कर्मचारी उससे भी नाखुश हैं, बोले ये भी नहीं चलेगी। और उसके बाद से फिर ओपीएस के लिए अब कर्मचारियों की एक सीधी मांग इस बात की है कि साहब किसी भी हालत में ना हमको यूपीएस ना एनपीएस, सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने खजाने से पक्की पेंशन, पुरानी पेंशन को दे। एक मुश्त पैसा, जितना आपने लास्ट ऑन सैलरी है उसका 50% हमको एक मुश्त मिलना चाहिए, उसके साथ आप डीए दें। तो ये डिमांड उस वक्त से, और जब 8th पे कमीशन का गठन हुआ, जब 8th पे कमीशन को की अब पूरी चूँकि बहस चर्चा सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको लेकर फिर से लामबंद जो संगठन है वो फिर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए, जिस एनपीएस को लेकर इतना विवाद है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एनपीएस जो है साल 2004 से जो है लागू है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से 10% का जो है कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन जमा करती है और ये पैसा जो है शेयर बाजार, बॉन्ड और अन्य निवेश की जो योजनाएं हैं उनमें लगाया जाता है। और यही जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला, यहीं से जो है विवाद की जो है जड़ मानी जाती है। कहा जा रहा है कर्मचारी संगठन इसलिए एनपीएस से परेशान है, कह रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर जो है हमारे पेंशन पर पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद जो है मिलने वाली जो पैसा है वो निश्चित नहीं होती। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को मात्र 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति माह की जो है वो पेंशन मिल रही है। और कम पेंशन वाली जो शिकायतें हैं सर, इसकी तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगला प्रश्न आपसे मैं ये पूछूंगा कि देखिए, लगातार हम लोग ओपीएस को लेकर भी जो है मनी सेंटर में बात करते रहते हैं सर। सड़क से लेकर संसद तक, चाहे आप लाल किला में देखिए कि जिस तरह से जो है प्रोटेस्ट होता हुआ दिखा था, या संसद में जो है तमाम जितने भी जो एमपी एमएलएज हैं वो सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं कि भाई पुरानी पेंशन को लेकर आपका क्या कहना है। सरकार कह रही है, वित्त मंत्री कह रही हैं कि नहीं भाई, इस पर कोई हमारी जो है कोई विचाराधीन ही नहीं है पूरा मामला और हम दे भी नहीं सकते हैं। सर, एक आंकड़ा है, कहा जा रहा है कि
एनपीएस में 16.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं और कहा जा रहा है कि पिछले लगभग 20 सालों से जो कर्मचारियों का और सरकार का पैसा दोनों कंबाइंड है वो जमा हो चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये पैसा अगर निकल जाता है एकाएक तो उससे जो है बाज़ार में, इकॉनमी में जो है खलबली मच सकती है। ये पूरा मामला थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या सही में खलबली मचेगी 16.5 लाख करोड़ से? नहीं, देखिए, हम लोग आपको याद हो एक बार इस पूरे मसले को चर्चा भी की थी कि साहब बाज़ार में अगर बाज़ार क्रैश हुआ, एक इस तरह की बात आएगी जब 2032-34 में बड़ी तादाद में जब कर्मचारी रिटायर होंगे और तब अगर बाज़ार क्रैश हुआ, मान लीजिए साल भर पहले या उस दौरान अगर मार्केट क्रैश हुआ, तो जो जीवन भर का जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, जो मान लीजिए अभी 16.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा है एनपीएस के पास, तो ये तो एक झटके में वाइप आउट हो सकता है। इस तरह की हाइपोथेसिस मैं कहूँगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई गई। और तब कर्मचारियों को पेंशन के रूप में क्या मिलेगा? मान लीजिए बड़ा क्रैश हुआ, बाजार से लाखों करोड़ रुपए, आज ही अगर आप देखेंगे ईरान की जो लड़ाई हुई, अचानक से ईरान ने पहले इजराइल पे मिसाइल दागी, उसके बाद इजराइल ने हवाई हमले ये ईरान में कर दिए, तेहरान और बाकी हिस्सों में। उस एक झटके ने 4.5 लाख करोड़ रुपए बाजार से ख़त्म कर दिए एक ही दिन में जी। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इस तरह की है कि साहब चलो ठीक है, अभी तो आपका पैसा जमा हो रहा है, इस पर रिटर्न मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए, अचानक से कोई रिसेशन आ जाता है, तब इस हालात में क्या होगा जी। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि साहब मान लीजिए आपने एनपीएस बंद कर दी, कर्मचारियों का दबाव बना, सरकार के सामने ऑप्शन ये हुआ कि अब जो 2004 से लेकर अब तक जो कर्मचारी हैं, आखिर उनका क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक डेट, कट ऑफ डेट क्लियर कर दे कि साहब 1 जनवरी 2027 से जो लोग भर्ती होंगे इन सबको फिर से पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन अब जो बीच के जो 2004 से अब तक के हैं, 2027 तक के, वो कहेंगे कि साहब हमारे क्या गलती है, हम मझधार में क्यों फंस गए? हाँ, हमारा आपने पैसा भी लिया और हमको क्यों पक्की पेंशन देने में आप आनाकानी कर रहे हैं? तब उस केस में सरकार के पास विकल्प क्या होगा? क्या सरकार एनपीएस का जो पूरा 16.5 लाख करोड़ रुपए है ये विड्रॉ करेगी और फिर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें लगाएगी और उसके जरिए सबको पक्की पेंशन दी जाएगी, ओपीएस वाली? तो जो तर्क दिया गया है वो ये तर्क दिया गया है कि अगर मान लीजिए ये 16.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी सरकार करती है मार्केट से, तो बाजारों की क्या गति बनेगी? ओके सर, एक तर्क या कहिए एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ओपीएस से जो है सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता है, सरकार की तरफ से पैसा देना पड़ता है और हर साल इसमें इन्फ्लेशन जो जोड़ दिया जाए तो वो रकम बढ़ती हुई चली जाती है। और तमाम जितने जो हम लोग बजट देखते हैं सर, क्योंकि बिजनेस डोमेन में हम लोग हैं, तो लगातार अगर स्टेट्स का बजट अगर देखिए या सेंटर का बजट देखिए, उसमें हम लोग देख पाते हैं कि सैलरी और पेंशन का जो है तब का जो रेशियो है पाई चार्ट में, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सैलरी पेंशन को लेकर, उसमें भी बढ़ोतरी हो। तो ये तर्क कितना जायज़ है सर? और क्या अगर मान लीजिए कि अगर सरकार चाहे कि चलिए भाई 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास कर्मचारी इनको हम दे भी दें, तो उससे ज़्यादा बोझ पड़ेगा या नहीं इकॉनमी पर? नहीं, बोझ पड़ेगा इकॉनमी पे, क्योंकि न सिर्फ केंद्र सरकार की, अगर देखिए केंद्र सरकार ओपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू कर दे, राज्यों के पास क्या विकल्प बचेगा? राज्यों को अपने यहाँ लागू करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी तो इस तरह का फ़ायदा उठाएं जहाँ पे कि उनकी जेब से कोई पैसा न जाए, सरकार पूरा कॉस्ट उठाए पेंशन की, और राज्य सरकार के कर्मचारी तुरंत आंदोलन फिर इस बात पर शुरू कर देंगे कि हमारी तो कोई गलती है नहीं साहब, जब केंद्र सरकार दे रही तो आप भी दीजिए, आप बोरो कीजिए मार्केट से पैसा। तो ये डिमांड फिर 1 करोड़ कर्मचारियों या पेंशनर तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये डिमांड बढ़कर जो करोड़ों कर्मचारी हैं उन तक चली जाएगी कि साहब सबको जो है पुरानी पेंशन चाहिए। तो इसका फिस्कल बोझ जो है वो, और कुछ राज्यों ने देखिए लागू करने की कोशिश की, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वहाँ की स्थितियाँ, राज्यों की हालात इस तरह के, क्या वो बर्डन उठाने में ठीक हैं, क्या कैपेबल हैं कि वो जो पुरानी पेंशन का बजट और बर्डन को उठा पाएँ? तो सरकार के सामने ये दिक्कत है कि क्या वो इस बजट को झेल पाएगी। ऑलरेडी जब सरकार के फिस्कल जो है वो स्ट्रेन एक तरह से है, इस तरह के जब हालात पैदा हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस वक्त इस चीज़ पर कोई फैसला करेगी कि पुरानी पेंशन को
वापस लेकर आया जाए विशाल। चलिए सर, तो इस आपके संबोधन में एक बात आपने बोली कि बीच का रास्ता कुछ निकालने की ज़रूरत है। सर, तो बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? क्या हाइब्रिड मॉडल या ओपीएस और एनपीएस के बीच की अगर दोनों की अच्छी अच्छी चीज, सरकार बीच का रास्ता तो लेकर ही आई थी यूपीएस को। 1,22,000 लोगों ने मात्र ऑप्ट किया, वो भी अब आप फेल हो समझ गया सर। लीजिए, तो क्या कर कोई 50 दूसरा लाख कर्मचारियों में अगर 1 लाख कर्मचारी ही इसको ऑप्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर कर्मचारी जिनमें 2004 के बाद के ही होंगे एनपीएस वाले जो आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा बहुत कमज़ोर फिर दिखाई देता है विशाल। तो क्या वे आउट होगा सर? क्योंकि देखिए मेमोरेंडम में, देखिए 51 पेज के मेमोरेंडम में ओपीएस प्रमुखता से आ रही है। तमाम जितने भी कर्मचारी संगठन वो ओपीएस पर एकदम अडिग हैं। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसके बीच का वे आउट निकलेगा क्या? ऐसी रसाकसी में फिर 10 साल निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार देखिए अब चूंकि सैलरी बढ़ा रही है 8th पे कमीशन के जरिए और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार पेंशन को लेके कोई भी नई स्कीम बीच में अब लेकर आएगी। एक सरकार स्कीम लेकर आई, उसमें सुधार भी बाद में किए। पिछले साल आप देखिए कितने चरणों में सुधार किए गए, 20 से 25 साल करना हो। बिल्कुल। तो उसके बावजूद कर्मचारियों का इसमें एनरोलमेंट नंबर ना के बराबर कहा जाएगा। तो अब सरकार के पास विकल्प कुछ और नहीं है, या तो सरकार ओपीएस ही लेकर आएगी, अदरवाइज सरकार एनपीएस को ही रखेगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों से जुड़े 661 करोड़ रुपए के कथित घोटाले ने बड़ा जो है मोड़ ले लिया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जो है वो जुटाए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी पैसों का जो है नियमों के खिलाफ जो है दूसरे खाते में ट्रांसफर किया, जिससे करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। अब सीबीआई ने इस मामले में पहला आरोप पत्र भी जो है वो दाखिल कर लिया है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवीण सर, आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मामले का जल्द निपटारा हो सकता है, अब ऐसा माना जाए सर? नहीं, देखिए ये जांच जितनी डीपर जा रही, जब से सीबीआई को मामला मिला है, ये जांच जितनी डीपर जा रही है विशाल, उतने ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले ये लग रहा था कि केवल और केवल बैंक के कर्मचारियों ने अपने लेवल पर इस तरह का हेराफेरी को अंजाम दिया है, एक बात। अब उसमें जब जांच अंदर गई है तो पता ये चल रहा है कि सरकार के अफसर, हरियाणा काडर के, उनकी संलिप्तता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आईएएस ऑफिसर्स, बिल्कुल। और उसमें साफ तौर पे जो चार्जशीट पहली दाखिल की गई है उसमें इस बात को दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, पहले जो मामला सामने आया था वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का मामला सामने आया था। अब जब इसकी परतें खुली हैं तो ये 661 करोड़ का मामला निकलकर सामने आ रहा है और इसमें 8 डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के शामिल हैं, चंडीगढ़ के 2। बिल्कुल। तो अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे परतें खुल रही हैं विशाल इसकी, उसमें अधिकारियों की संलिप्तता का दायरा भी बढ़ रहा है और बैंक के अफसर तो शामिल थे ही। राज्य सरकार को इस बात की इजाज़त देनी पड़ी कि आप साहब इनसे पूछताछ कीजिए और इनके खिलाफ जांच कीजिए, जो सरकारी अफसर हैं। और दिल्ली में और बाकी जगहों पर जो छापेमारी भी हुई है सीबीआई की, वो भी हरियाणा काडर के जो बड़े अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर या आवासीय परिसरों पर इस तरह की छापेमारी हुई, जहाँ पे तमाम तरह के दस्तावेज सीज किए गए। लेकिन प्रवीण सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि एक तो है कि बड़े अफसर जुड़े हुए हैं, बैंक के अधिकारी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का भी नाम आ रहा है सर। सीबीआई ने जो है आरोप पत्र में लिखा है कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में भी जो है कथित तौर पर जो है इस अपराध, यानी जो इस फ्रॉड का या जो क्राइम है, इससे जुड़ा हुआ पैसा जमा हुआ। बाद में ये रकम जो है कंपनी के निर्देशक के निजी खाते में ट्रांसफर कर दी गई। यानी जांच एजेंसियां जो है अब सब पूरे जो मनी ट्रेल को जो है जांच कर रही है, परख रही है और समझने की कोशिश कर रही है। और छापेमारी में देखिए क्या क्या मिला है। महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क को जो है यानी जो डिजिटल इक्विपमेंट है उनको रखा गया है, संपत्ति से जुड़े कागजात मिल गए हैं और अन्य जांच से संबंधित जो है प्रोडक्ट्स जो है सामग्री कहिए ये जब्त किया गया है। तो मामला सर ये बड़ा पेचीदा है और ऐसे में जिस अगला सवाल मेरा आपसे वही सेम है कि बैंकिंग का जो पूरा धंधा है, बिजनेस है, वो ट्रस्ट पे चलता है और जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, और आईएएस अफसर्स जब ऐसी तरह से काम करेंगे, बैंक के अधिकारी को तो चलिए
समझा जाए कि चलिए वो सोचते हैं कि नीचे पायदान के अधिकारी हैं, क्या हो जाएगा, पकड़ा थोड़ी जाएंगे। हमने कई मनी सेंटर में हम लोगों ने कई कहानियां समझी थी सर। कहा था कि एक महिला थी बैंक में, उसने जो है एक सीनियर सिटीजन्स का एफडी का अच्छा खासा अमाउंट था, उनसे उसने जो है फ्रॉड करके उनसे ओटीपी मंगवा लिया, फ़ोन नंबर बाकायदा बैंक में चेंज कर दिया, उनके एफडी के पैसे को अपने खाते में रखकर उसको जो है शेयर मार्केट में लगा दिया और सोचे कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। तो इनसे तो उम्मीद की जाती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, इतनी कड़ी परीक्षा देकर जाते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, समझिए कि कहते हैं कि हम समाज में बदलाव लाने के लिए लाए गए हैं, और उनके ठिकाने से ऐसी चीज़ें मिलना, तो मुझे तो लगता है कि अब ये चीज़ें थमेंगी नहीं सर, क्योंकि इनके जो दुस्साहस है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल विशाल, और देखिए ये पूरा मामला इसलिए भी गंभीर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि केवल और केवल पैसे की बात, आम लोगों के पैसे की बात नहीं है। जब सरकार का अपना पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, 8 डिपार्टमेंट, एक या दो, पहले 2 डिपार्टमेंट की बात सामने आई, और सर सरकार का पैसा भी तो हमारा ही पैसा, हमारा आपका ही पैसा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा है, उसमें हाउस टैक्स आपका जमा है, वो पैसा है, या कर्मचारियों का सरकार जो फंड डाल रही है वो पैसा है। तो सरकार का जब अपना पैसा सेफ नहीं है तो बैंक में आम आदमी के पैसे का क्या होगा, एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात जो बड़ी पैदा होती विशाल, कि ये केवल और केवल क्या एक शुरुआत है, कब से फंड्स के डाइवर्जन का काम चल रहा था, क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट है, या इसकी और परतें खोली जाएं तो तमाम दूसरे बैंक और तमाम दूसरे जो विभाग हैं वहां पर भी इस तरह की लूट जो सरकारी पैसे की है वो हुई होगी। आप मतलब कहना चाहते हैं नहीं निकल के आई होगी। नहीं सर, आप कहना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स और बैंक अधिकारियों का नेक्सस काम तो नहीं कर रहा है? नहीं, मैं देखिए, ऐसा संभव है कि अभी तो 8 डिपार्टमेंट खुले हैं, एक इंसिडेंट पकड़ा गया, उसके बाद 8 डिपार्टमेंट और 650 करोड़ की हेरा फेरी पकड़ में आई। मेरा कहना यह है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से अलग अलग और तमाम डिपार्टमेंट्स में इस तरह की हेरा फेरी की जा रही हो, अलग अलग एजेंसियां या अलग अलग आपके जो प्राइवेट कंपनियां, बैंक के अफसर और सरकार के अफसर, ये तीनों मिले हुए हों और इधर का पैसा उधर कर रहे हो। ये इसका लार्जर जो खुलासा है वो इस मामले में होना चाहिए। तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑडिट होने चाहिए कि साहब आपका बैंक में कब कितना पैसा जमा हुआ, कितने की आपने एफडी कराई, उसमें से कितना निकासी हुई, पूरी की पूरी सरकार को मुझे लगता है कि ऑडिटिंग करानी चाहिए। बल्कि सीबीआई चूंकि मामले की जांच कर रही है तो तमाम और इंसिडेंट भी देखे जाने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक लार्जर जो कामकाज इस तरह का चल रहा हो। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मान लीजिए आप ये 2 राज्यों को स्पेसिफिक कह रहे हैं, अगर देश में मान लीजिए कि 28 राज्य हैं सर, 28 राज्यों में अगर इस तरह के अगर जांच किया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे मामले सामने आते हुए दिखेंगे। अब देखिए, अगर जांच हो, अभी तक हालांकि और राज्यों में इस तरह की बात नहीं आई कि जहां पे सरकार के ही फंड को, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए ना सर, एक बड़ा वेलनेस प्रोग्राम टाइप का चलाया गया, रोड सेफ्टी की बात कही गई, और उसके मतलब आर्म में किस तरह का 45 करोड़ के आसपास का जो है एचडीएफसी बैंक में घोटाला किया गया, वहां भी देखिए वो इंसिडेंट इस तरह से अलग है, वो मामला और इस मामले में फर्क है। उस मामले में किसी एक क्लाइंट को तरजीह दिए जाने का मामला है, फेवरेटिज्म है। फेवरेटिज्म भी नहीं है कि आप मुझे मेरे यहाँ पैसा जमा कराइए 100 करोड़ मान लीजिए, तो मैं आपको जो तमाम दूसरे कस्टमर हैं उनसे आधा फीसदी ब्याज ज्यादा दे दूंगा। अब ब्याज में सरकार के या जो आरबीआई के रेगुलेशन है उस हिसाब से तो दे नहीं सकता, इसलिए हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, जुगाड़ निकालेंगे आपको पैसा देने की। आधा % ब्याज, साहब इतना करोड़ बैठता है, ये पैसा हम किसी दूसरी ट्रिक से देंगे आपको। तो उन्होंने दिखा दिया कि साहब सीएसआर का जो फंड है, सीएसआर के नाम पर हम आपको कि रोड सेफ्टी की गई है, इस नाम पर हमने 45 करोड़ आपको दे दिए। उसमें देखो, उसमें फंड्स की हेरा फेरी नहीं है, उसमें आपका एक एथिकल व्यू बनता है कि साहब ये एथिक्स और उसका मोरल जो है उसकी बात नहीं बनती कि आप गलत तरीके से किसी उसको दे रहे हैं। यहाँ पे असल में पूरे के पूरे पैसे की ही हेरा फेरी, ये दरअसल फ्रॉड का मामला है कि जहां आपने बैंक में जो जमा है सरकार के किसी विभाग का पैसा, उसको आपने यहां से निकाला, बैंक से, अफसर भी शामिल हैं, बैंक के अफसर भी शामिल हैं और थर्ड पार्टी की कंपनियां भी शामिल हैं, और उनके खातों में डाइवर्ट कर दिया। बैंक में जब आप अपनी पासबुक लेने जा रहा है कोई अफसर,
किस उस विभाग की, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि साहब आपके खाते में तो 500 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो सरकार निश्चिंत है कि साहब मेरे 500 करोड़ तो यहाँ पड़े हैं, लेकिन खाते में पैसा जीरो है, कि पैसा चला गया तीसरे खाते में। मतलब ये बड़ी तो ये जब खोला गया, जब जांचा गया, जब पैसा निकालने के लिए कहा गया कि पैसा निकालना है, तब उसका खुलासा हुआ कि आप ये पैसा तो है नहीं आपके पास। बहुत शर्मिंदगी की बात है सर कि सरकार के पैसे के कस्टोडियन होते हैं तमाम आला ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, और वही जो है इस तरह के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। अब आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, एक आम आदमी के लिए। अब तक तो हम सरकार की बात करते रहे कि आपकी पासबुक में मान लीजिए दिखाई दे कि साहब 1 लाख रुपए का फंड है, या आपने FD कराई कि 7 साल के लिए FD है, और मान लीजिए लाख रुपए की आपकी FD है। आपने देखा कि हाँ साहब मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मेरे पास डिजिटली दिख रहा है। आपने जो ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन खोला उसमें देखा कि साहब आपकी 1 लाख रुपए की FD है। लेकिन जब आपका बैंक में जो पैसा है वो वहां से गायब है खाते से, वो कहीं और यूज हो रहा है। बहुत अच्छी एक बात याद आ रही है, आप ही की कथनी थी। बिटकॉइन में ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला था विशाल, जब आदमी को लगता था कि मेरे पास इतने बिटकॉइंस है, रिडीम करने जाओ तो पता चलता है कि है ही नहीं वो, या तो है नहीं बिटकॉइन में, तो और कलाकारी की गई कि आपके खाते में पैसा दिख रहा है कि आपके पास अब 100 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, इतने इनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। आप रिडीम करने गए तो आपको वो लगा दिया गया लॉक, बोले आप रिडीम नहीं कर सकते, पैसा है बट आप यू कैन नॉट विड्रॉ इट। तो आम आदमी के साथ समस्या इस बात की जिसको पता ही नहीं है कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है। फिर बैंकों को रोना फिर नहीं गाना गाना चाहिए ना सर कि डिपॉजिट्स ग्रोथ में जो है कमी आ रही है, हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तमाम हथकंडे करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा FD पर ब्याज देना पड़ रहा है। ऐसे हरकतें करना बंद कीजिए, तब तो देश की आम जनता जो है बिना सोच के, बिना फिक्र के, बिना टेंशन के आपके पास पैसा जमा करेगी। ऐसे धंधे जब शीर्ष अधिकारी शामिल हों, छापे पड़े तो पता चला कि तगड़े प्रॉपर्टीज़ के जो है ये मालिक हैं, नोटों की गड्डियाँ निकल रही हैं और लाव लश्कर चल रहा हो, तो ऐसे समय में क्या ही किया जाए, मैं ये आप ही पर छोड़ता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में देखिए बैंक लॉकर को हमेशा से गहने, जमीन के कागजात, वसीयत और दूसरी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखने का भरोसेमंद तरीका माना जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही। सरकारी बैंकों में लॉकर की भारी कमी, वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही। दूसरी तरफ प्राइवेट वॉल्ट कंपनियां जो हैं मोटी फीस लेकर प्रीमियम सुरक्षा बेच रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रवीण सर कि क्या अब अपनी ही मेहनत की कमाई और संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार भी धीरे धीरे करके जो है एक लग्जरी सर्विस बनता जा रहा है, जहां अमीर लोग जो है सालाना हजारों या लाखों रुपए खर्च कर बेहतर सुरक्षा तो खरीद सकते हैं, वहीं मिडिल क्लास अभी बैंकों की लंबी कतारों और लिमिटेड सुविधाओं के भरोसे बैठा। कैसे दूर होगी सर ये समस्या? और देखिए बैंक का समस्या भी हम लोग समझ ही रहे थे, अब बैंक लॉकर की बात आ गई। भाई अब पैसा रखे आदमी तो रखे कहाँ? नहीं बिल्कुल विशाल, देखो एक तरफ तो लॉकर्स की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ बैंकों में लॉकर्स को लेकर थेफ्ट, चोरी होना, या आपके गहने या जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाना, या बैंक पे फ्रॉड हो जाना, इस तरह की तमाम घटनाएं पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो उसमें बार बार सामने आई हैं। किसी ने अपना लॉकर खोला, उसमें जो सामान रखा था वो सामान ही नहीं है। सर दिल्ली में बहुत बड़ा बवाल हो गया था पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, तमाम लोग PNB के ऑफिस में जा जाकर देखने लगे कि भाई मेरा लॉकर सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल, तो ये इन्होंने एक जो फिर वही बात आती है कि क्या ट्रस्ट बैंकों पर लोगों का बरकरार रह पा रहा है, उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि लोगों की एक ज़रूरत है लॉकर लेना, और इस वजह से भी ज़रूरत है क्योंकि पिछले अगर आप कुछ वर्षों को देखेंगे लोगों की कमाई बढ़ी है, वेल्थ बढ़ी है, सोने के दाम भी बढ़े हैं, तो ज़्यादातर लोग गहने अपने जमा करते हैं कि साहब घर पे क्या रखे जाएं, घर पे पता चला चोरी हो गई तो बैंक में रख देते हैं, प्रॉपर्टी के कागज़ रख देते हैं, अपनी वसीयत रख देते हैं। तो जो तमाम तरीके के बैंकों को के लॉकर से संबंधित जो शिकायतें हैं उनकी तादाद जो पिछले सालों में जिस तरह से जिस हिसाब से बढ़ी है, उसने एक सवाल पैदा किया। इस सवाल ने लोगों के पास एक ऑप्शन ये रखा कि अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं आखिर उनको सुरक्षित कहाँ रख सकते हैं जी। तो एक ये नया मार्केट अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि प्राइवेट लॉकर प्रोवाइडर जो हैं, निजी लॉकर्स के जो प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनका धंधा यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कितने रेगुलेटेड हैं ये रिजर्व बैंक से, वो आपकी बड़ा एक उसमें सवाल। बैंक में पैसा रखने पर सर तो 5 लाख सुरक्षित है, अब लॉकर का तो कहना ही नहीं, जबकि लॉकर में इतना अगर आदमी सोना रखेगा तो ऑलरेडी 5 लाख का हो जाएगा सर, अगर करंट सिनेरियो में देखें। और बीच बीच में अगर ऐसी खबरें आने लगी कि लीजिए आपका, ये भी एक यहाँ पे सवाल बनता है लोगों के उसमें कि साहब
अभी जो बैंक लॉकर के जो नियम है उस हिसाब से आपका जो लॉकर का जो वो है उसका 100 गुना आसपास आपका वो हर्जाना सुरक्षित मिलता रहता है। हाँ, हर्जाना मिलता है। लेकिन आपकी मान लीजिए जो सालाना जो फीस है बैंक की लॉकर की, उसका 100 गुना हर्जाना मिलता है, लेकिन आपका सामान कई गुना ज़्यादा कीमत का है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या जो आप सामान जमा करा रहे हैं उसका किसी तरह से इंश्योरेंस हो सकता है? तो लॉकर एक बेहद प्राइवेट और सीक्रेट चीज़ है तमाम परिवारों के लिए कि साहब मैंने क्या रखा, ये घर के ही सदस्यों को कई बार पता नहीं होता कि घर के मुखिया ने क्या क्या चीज़ें लॉकर में रखी हैं। इससे एक और समस्या होती है, मान लीजिए जिस मुखिया ने रखा वो नहीं रहे, चल बसे, उसके बाद दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको जाकर बड़ी फजीहत होती है उसको लॉकर खोलने में, उसको ऑथराइज कराना मुश्किल काम है एक। तो अब एक इंश्योरेंस का मसला है, क्योंकि जो सामान आप रख रहे हैं उसकी वैल्यूएशन नहीं हो पा रही कि कितने रुपए का किस व्यक्ति का सामान है, उसी के आधार पे तो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंश्योरेंस का ना होना भी एक बैंकों के लॉकर के उसमें लोगों को माफ कीजिएगा, कई लोग जो है लॉकर्स में, सर ऐसा मैंने देखा है, समझा, रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि काली कमाई भी जो है बड़ी लोग जो है लॉकर में कई लोग नहीं, बहुत लोग सरकारी कर्मचारियों में या सरकारी अफसरों में और बाकी उसमें काली कमाई का बड़ा हिस्सा लॉकर क्योंकि में जब रेड पड़ा है सर, जब मैं अखबार खोला हूं तो एक सरकारी कर्मचारी के लॉकर से जो है 2-2 करोड़, 20-20 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए के गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, फॉरेन के करेंसीज और तमाम चीजें उसमें मिलती हैं। तो भाई लॉकर आपकी सेफ्टी के लिए, पेपर हो गए, प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, कई प्रॉपर्टी तो बेनामी प्रॉपर्टी रहती है उसमें, तो वो चीज मिलती है। तो वैल्यूएशन की बात तो आप कह रहे हैं, इसीलिए वो सीक्रेट एक ऑपरेशन है भारतीय परिवारों में लॉकर का। मतलब स्विस बैंक में पैसा नहीं रख पाए तो यहाँ आपका स्विस बैंक बन गया। जिसकी जितनी हैसियत है, मान लीजिए जो स्विस बैंक में नहीं जा सकता, जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्विस बैंक में पैसा जमाए, वो सोचता है कि लॉकर हमारे लिए सहारा है, और बैंक के लॉकर में किसी भी तरह की चोरी या इस तरह का वो हुआ तो गया पूरा पैसा। जी सर, लेकिन इसी अदर साइड कई मामलों में, मतलब थोड़ा सा विषय से इतर है, कई मामलों में लोगों के घर पे जब चोरी हो जाती है, कैश और गोल्ड जाता है, तो लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका चोरी हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ऑर्नामेंट या वो है वो अनअकाउंटेड है। आईटीआर वाले आ उसका आप हिसाब नहीं दे सकते कि साहब मेरे 1 करोड़ की चोरी है। गुड़गांव में एक काम हुआ था ऐसा, एक रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ गुड़गांव में ऐसा ही हुआ था कि उसमें सही रिपोर्टिंग बताई जाती है ऐसा कथित तौर पर कि उस कितना कैश चोरी हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। सर, तो इस कहानी को अदर साइड ऑफ द वे से देखा जाए सर, अदर एंगल से देखा जाए कि क्या देश में लोगों की बेतहाशा कमाई बढ़ रही कि लॉकर कम पड़ जा रहे हैं, या बैंक अपने इंफ्रा को नहीं पुश कर पा रहे? नहीं, बैंक भी अपने इंफ्रा को पुश नहीं कर पा रहे या क्रिएट नहीं कर पा रहे, एक ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा, लोगों की कमाई जाहिर तौर पर बढ़ रही है, गोल्ड या जो बाकी सिल्वर है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, और लॉकर एक ज़रूरत इसलिए आज से भी है कि आखिर आप अपना जो वैल्यूएबल जो सामान है वो रखेंगे कहाँ। अभी आप देखिए एनसीआर में ही कितने घरों में आग लगने की घटनाएं आई, एसी में ब्लास्ट हुए या दूसरी वजहों से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। ऐसे में जिस घर का सारा मान लीजिए वैल्यूएबल सामान, प्रॉपर्टी के पेपर से लेकर वसीयत और सोना चांदी अगर घर में रखा हो तो आपके तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो आपको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ठिकाना तो चाहिए, और इसी वजह से जो निजी जो लॉकर प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार, एग्जैक्टली सर, ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे जो प्राइवेट बैंक हैं वो लॉकर जो है बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है सर कि फिंगरप्रिंट और फेस एक्सेस जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड और निगरानी बढ़ा रहे हैं। तो फायदा ये होगा कि विवाद होने पर जो है रिकॉर्ड जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। बट उसके साथ एक कॉस्ट है, 78,000 रुपये तक की सालाना की फीस है। तो सर सरकारी 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का माल रखा हुआ है। सरकारी बैंक सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं अधिकतम, 3,000, 5,000, 8,000 ऐसा। और वहीं जो बिल्कुल प्राइवेट लॉकर प्रोवाइडर हैं जिन्होंने मल्टी टीयर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक इस तरह की फैसिलिटीज दी हैं, आर्म गार्ड आपके दिए हैं। सर ये वही बात हो गई कि सरकारी गनर नहीं है, अपना प्राइवेट हम लोग गनर लेके घूम रहे हैं, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं, तो इस तरह की फैसिलिटीज इंडिया में बढ़ेंगी। दुनिया के तमाम देशों में ये है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनको हथियार और बाकी चीज़ें। भारत में भी इस तरह की चीज़ें चलेंगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
क्या नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब और वीडियो दिखाने वाली जो है न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी टीवी चैनलों जैसे नियम लागू हो सकते हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ट्राई की एक नई पहल ने डिजिटल दुनिया में बड़ी बहस छेड़ दी। इंटरनेट के जरिए टीवी चैनल दिखाने वाली फास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं को रेगुलेट करने का प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव पर ओटीटी कंपनियां, डिजिटल इंडस्ट्री के संगठन और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं आमने सामने आ गए। कंपनियों को डर है कि अगर नियमों का दायरा बहुत बड़ा रखा गया तो ओटीटी, सोशल मीडिया और वीडियो बनाने वाली जो वेबसाइट्स भी इसकी चपेट में आ सकती। प्रवीण सर, आखिर ये पूरा मामला है क्या और आगे क्यों बढ़ रही है चिंता, ये हम मुझे समझाइए। नहीं, बिल्कुल ट्राई देखिए एक नए जो ड्राफ्ट गाइडलाइन बेसिकली लेकर आया अप्रैल में, उसमें आपके जो फास्ट आपका जो चैनल हैं जी, इनको और लीनियर जो स्ट्रीमिंग है इसको आपका रेगुलेशंस के दायरे में लाने की बात है। अब जो मान लीजिए जैसे सैमसंग टीवी है या एलजी टीवी है या इस तरह के जो लगातार आपको जो किसी चैनल की तरह से लगातार आपको लाइव स्ट्रीमिंग और अपना शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम दिखाते हैं, उनको आप एक बड़े व्यापक दायरे में लेकर आने की, रेगुलेशंस के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। अब एक पक्ष इसके सपोर्ट में है लेकिन एक पक्ष इसके विरोध में है कि साहब ऐसा करना जो है वो पूरे के पूरे जो कारोबार है उसको नई जो है वो मुश्किलों में डाल देगा। जी, जबकि जो डीटीएच जैसे एयरटेल चला रहा है, मान लीजिए डीटीएच सर्विस, उनका ये कहना है कि साहब एक जैसे रूल्स होने चाहिए, कंपेरेबल रूल्स होने चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा सके। खास तौर पर जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये उनके फायदे के लिए सही साबित हो सकता है। चलिए सर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी किस कानून के दायरे में है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, IAMAI, PHD, CCI और जियो स्टार का जो कहना है सर कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट होते हैं। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स भी इन्हीं नियमों के तहत आते हैं, इसलिए ट्राई के जरिए नया रेगुलेशन लाना, डबल रेगुलेशन जो हो ये शामिल हो सकता है। सर, सरकार क्या कह चुकी है इस पूरे मामले पर, ये भी समझ लीजिए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कह दिया था कि ओटीटी सेवाएं अभी भी IT एक्ट 2000 के तहत आती हैं। संसद द्वारा पारित नए टेलीकॉम कानून के दायरे में ओटीटी सेवाएं नहीं आती हैं। तो सर, रार तकरार जो है ये छिड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां तक जाकर जो है सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा। फास्ट चैनल्स के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यूएस, चाइना, जापान के बाद भारत चौथा बाजार है। और रेवेन्यू को अगर आप देख लीजिए तो $6.5 करोड़ डॉलर के आसपास का रेवेन्यू आपका अभी है, और इसके बढ़ के 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू हो जाने की उम्मीद है अगले साल 2027 में। तो जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा है, सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है। ज़रूरत इस बात की पड़ सकती है कि जो इस तरह के फास्ट चैनल चला रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है यूट्यूब के लिए भी वहाँ पर आपको रजिस्टर कराने की सरकार के पास ज़रूरत पड़ सकती है। कंटेंट को लेकर ज़्यादा आपके कंप्लायंस बढ़ सकते हैं। ये चिंता दरअसल इन लोगों तो कंप्लायंस बढ़ना भी तो जरूरी है सर। आदमी देखिए जिस तरह से क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, जिस तरह से अभी जो स्टारलिंक और तमाम जो वीडियो प्लेटफॉर्म है वो इसके दायरे में आ जाएंगे। नहीं सर, स्टारलिंक और क्यूपर वाली जो बात आ रही थी कि जो जो सैटेलाइट इंटरनेट आने की बात हो रही थी, कहा गया कि इससे जो है देश को क्या खतरा हो सकता है, ये संभावित चीज़ें देखने को, समझने की जरूरत है। तो रेगुलेशन, मेरा कहने का मतलब है कि तो बहुत ज़रूरी है सर। नहीं, रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन आप ये समझिए कि अब इनका ये कहना है कि साहब हम टीवी चैनल के तरह उस लेवल पर, उस तरह पर काम नहीं करते। हमारे ऊपर अगर इतने रेगुलेशन अगर आप लगाएंगे तो ये एक जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। तो दोनों के अपने अपने विशाल तर्क हैं एक तरह से। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।